हेलो एंड वेलकम। आज 9 अप्रैल है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिटेल के साथ में। इससे पहले इतिहास में जो आज के दिन जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है, पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो नासा ने पहला क्वेश्चन है, नासा ने अपने 7 अंतरिक्ष यात्री, जिन्हें मरकरी 7 भी कहा जाता है, का परिचय कब दिया? तो 9 अप्रैल 1959 को, 9 अप्रैल 1959 को इसका परिचय दिया। ये जो मरकरी 7 क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। दरअसल 1958 में नासा की स्थापना के बाद अमेरिका ने अंतरिक्ष की दौड़ में सोवियत संघ को टक्कर देने के लिए प्रोजेक्ट मरकरी की शुरुआत की। यानी जो नासा है, अमेरिका ने 1958 में नासा की स्थापना की और रूस को टक्कर देने के लिए एक प्रोजेक्ट मरकरी की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था कि मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना। तो मरकरी जो ये नासा है, इसने प्रोजेक्ट मरकरी के तहत 7 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा और जो 9 अप्रैल 1959 को उन्होंने पहले मानव अंतरिक्ष अभियान के लिए चयनित 7 पायलटों का परिचय कराया। यानी इस अंतरिक्ष से जो प्रोजेक्ट मरकरी है, इसके तहत जो भेजे गए 7 पायलट थे, उनका जो परिचय है 9 अप्रैल 1959 को पहली बार अमेरिका ने दिया। तो इनमें मरकरी 7 या ओरिजिनल 7 कहा गया, इन्हें मरकरी 7 या ओरिजिनल 7 कहा गया। इसमें स्कॉट कारपेंटर थी, गार्डन कूपर, जॉन ग्लेन, गस ग्रिस्म, वॉसी सिर्रा, एलन शेपर्ड और डोनाल्ड डिक स्लेट शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान युद्ध के दौरान अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं ने बगदाद पर कब कब्जा किया, जिससे सद्दाम हुसैन के शासन का अंत हुआ? तो ये कब्जा किया था 9 अप्रैल 2003 में। यानी अमेरिका और जो ब्रिटेन की जो गठबंधन वाली सब जो सैन्य सेना थी, उसने ईरान पर सद्दाम हुसैन का जो शासन करने के लिए 9 अप्रैल 2003 को कब्जा कर लिया था, बगदाद पर कब्जा कर लिया था। ईरान बगदाद की इराक जो राजधानी है वो बगदाद है, जिस पर कब्जा कर लिया था, जैसा कि मैप में दिख रहा है। मैप में जैसा कि देख रहे हैं अब, ये इराक है और ये इराक की राजधानी बगदाद है। इधर कुवैत आ गया है, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया, ईरान। आज 9 अप्रैल है, तो 9 अप्रैल के इतिहास में ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोस्पेक्ट से। पॉइंट में समझेंगे उस समय क्या हुआ था, क्या ये कैसे महत्वपूर्ण है क्या नहीं है। तो इराक युद्ध, जिसे अक्सर अक्सर दूसरी खाड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, दूसरा खाड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, इराक युद्ध को दूसरा खाड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो इराक का राष्ट्रपति था सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाया जाए और वहाँ जो तथाकथित जनसंहारक हथियार थे उनको समाप्त करना था, उनको ढूंढना था। तो इराक युद्ध की शुरुआत थी वो 20 मार्च 2003 को अमेरिका और ब्रिटेन के नेतृत्व में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत हुई और 9 अप्रैल 2003 को अमेरिका सेना ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। इससे सद्दाम हुसैन के शासन का प्रतीकात्मक अंत हुआ। सद्दाम हुसैन को 13 दिसंबर 2003 को गिरफ्तार किया और 2006 में उसे फांसी दे दी गई। युद्ध के बाद इराक में अस्थिरता, गृह युद्ध, आतंकवाद जैसे अलकायदा, आईएसआईएस में काफी बढ़ोतरी हुई, काफी बोलबाला हो गया। उन्होंने पेड़ जमा ली, अपनी जड़ें जमा ली। अमेरिका को वैश्विक आलोचना, सैनिक हानि, भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, जबकि युद्ध के कारण मध्य पूर्व की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। आज के दिन से इम्पोर्टेंट, आज के इतिहास में आज के दिन एक महत्वपूर्ण घटना और हुई थी, जो कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन। आज इसी की बदौलत जो लोकपाल और लोकायुक्त जो आज देश में एक व्यवस्था शुरू हुई है 2001 के तहत, वो इन्हीं की बदौलत हुई, इनके आंदोलन की बदौलत हुई थी। अन्ना हजारे के नेतृत्व में 2011 में शुरू हुए भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जन लोकपाल बिल लागू कराना इनका मुख्य उद्देश्य था। 9 अप्रैल 2011 को सरकार ने अन्ना हजारे की मांगे मानी और जन लोकपाल ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन पर सहमति दी। इसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। यानी आंदोलन ने जो समाप्त किया था वो 9 अप्रैल 2011 को इनका आंदोलन समाप्त हो गया था। वो इस शर्त पे समाप्त हुआ था कि सरकार ने इनकी मांग मान ली थी
और उन मांगों पर विचार कर एक बिल तैयार करने के लिए जन लोकपाल ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर दिया गया था और उस पर सहमति बन गई थी। इनका जो आंदोलन है वो 2011 में शुरू हुआ था। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐतिहासिक जन आंदोलन था, जिसकी अगुवाई अन्ना हजारे ने की, और जिसका उद्देश्य था कि भारत में उच्च स्तर पे जो भ्रष्टाचार होते हैं उन पे लगाम लगना चाहिए। और जन लोकपाल बिल की जो मुख्य मांग थी खासतौर पर प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसदों, नौकरशाहों और सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए की गई थी। हालांकि 16 दिसंबर 2013 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 संसद में पारित हुआ। ये जो संगठन बन गया था, जो समिति बनी थी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन हुआ था, तो ये कमेटी का गठन हुआ, फिर इसके बाद में सुझाव लिए गए, कई सारी चीजें, प्रस्ताव तैयार हुआ, और 16 दिसंबर 2013 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 संसद में पारित हुआ। और लेकिन ये अन्ना हजारे और सिविल सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित जन लोकपाल से काफी कमजोर था। यानी सिविल सोसाइटी और अन्ना हजारे द्वारा की जो मांगे थी लोकपाल बिल में रखने की, लोकपाल और लोकायुक्त के लिए, उसका जो क्राइटेरिया था मंत्रियों, सांसदों, नौकरशाहों, प्रधानमंत्री को सबको जवाबदेही बनाने की, उस व्यवस्था को उस तरह लागू नहीं करके इसको थोड़ा सा कमजोर किया गया, कमजोर तरीके से पेश किया गया। इसके बाद है करंट अफेयर का, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आईपीएल 2025 के मैच 20 में वानखाड़े स्टेडियम पर किस टीम ने 221 रन का स्कोर बनाकर मुंबई इंडियंस को 12 रन से हराया और वानखेड़े में 2015 के बाद पहली बार जीत दर्ज की? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हो। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आरसीबी ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 221 रन बनाए और मुंबई इंडियंस को 209 और 9 विकेट पर रोककर 12 रन की जीत हासिल की। ये वानखेड़े स्टेडियम पर आरसीबी की 2015 के बाद पहली जीत थी। 2015 यानी 10 साल बाद में वानखेड़े स्टेडियम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत दर्ज की है। नेक्स्ट है, 101 वर्ष की आयु में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रमुख प्रशासक का 8 अप्रैल को निधन हो गया। उनका नाम है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है दादी रतन मोहिनी, जो प्रमुख प्रशासकिका थी। और इससे पहले जो प्रमुख प्रशासक थी वो दादी प्रकाश मणि थी। दादी का जन्म 25 मार्च 1925 को हैदराबाद में सिंध में हुआ, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, सिंध में। उनका नाम जो बचपन का था वो लक्ष्मी था। ये 12 वर्ष की आयु में, यानी करीब 1937 में, ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान से संपर्क में आई। और दादी रतन मोहिनी ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासकिका थी। उन्होंने लंबे समय तक संस्थान की सेवा की और 8 अप्रैल 2025 को 100 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। दो यानी 1930 में, 1925 का इनका जन्म है और 1930 में हैदराबाद पाकिस्तान में इसकी स्थापना हुई थी। इस शुरुआत में जो इसका नाम था वो ओम मंडल के नाम से इसकी स्थापना की गई थी 1930 में, और कृपाण जी थे इसके संस्थापक शुरुआत में। और संस्था इसकी स्थापना के 7 साल बाद में 1937 में ब्रह्म कुमारी संस्थान से, ये ओम मंडल से जुड़ गई थी दादी रतन मोहिनी 1937 में। 1950 में भारत की आज़ादी के बाद जो ओम मंडल था उसको ट्रांसफर किया गया, शिफ्ट किया गया राजस्थान के सिरोही के माउंट आबू में, उसको शिफ्ट किया गया 1950 में आज़ादी के बाद में इसको इसे ही जो है ब्रह्मा कुमारी संस्थान के नाम से जाना जाने लगा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की जो स्थापना है 1937 में सिंध कराची में, 1930 में हुई थी, सॉरी 1930 में, 37 हो गया, 1900 सिंध कराची में जो अब पाकिस्तान में हुआ, लेखाराज कटवानी द्वारा की गई थी, जो ओम मंडली के नाम से जाना जाता है। 1950 में ओम मंडली को राजस्थान के माउंट आबू सिरोही शिफ्ट किया गया, जिन्हें बाद में आध्यात्मिक नाम प्रजापति ब्रह्मा दिया गया। और माउंट आबू जिला सिरोही में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है, जिसे पांडव भवन भी कहा जाता है। जो संस्थान की पहली प्रशासकिका थी वो प्रकाश मणि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 5 मार्च 2025 को किसे कार्यकारी
किया है तो ये अजित रत्नाकर जोशी हैं, ये अजित रत्नाकर जोशी हैं। इनकी जो भूमिका है, इसके अलावा ये जो कार्य करेंगे वो सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग और वित्तीय स्थिरता विभाग का भी ये प्रभार संभालेंगे, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट का भी ये प्रभार संभालेंगे। इनके एजुकेशन की बात करें तो नागपुर विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में इन्होंने पीजी किया, और जो आईआईटी मद्रास है इससे उन्होंने मौद्रिक अर्थशास्त्र में पीएचडी की, और दिल्ली स्थित जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से विकास नीति और योजना में इन्होंने डिप्लोमा किया। इसके अलावा भारतीय बैंकिंग और वित्तीय संस्थान आईआईबीएफ के प्रमाणित सहयोगी रहे हैं। जॉब एजुकेशन की बात करते हैं तो पीटीईटी की जो आवेदन की तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। बीएड करने वालों के लिए पीटीटी की आवेदन की तारीख बढ़ाकर 17 अप्रैल तक कर दी गई है, और पहले इसकी अंतिम तारीख 7 अप्रैल थी। और इसके लिए 10वीं पास के जो लोग हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10 दिन का और समय दिया गया, और आवेदन आवेदन करने के लिए 10वीं पास होना भी जरूरी है। इसके अलावा चतुर्थ ग्रेड की जो भर्ती है उसमें वेटेज राजस्थान जीके का 41% बढ़ा दिया गया है। यानी जहां 120 क्वेश्चन में पहले 25 क्वेश्चन आते थे, 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे। और भर्ती परीक्षा में इसके 53,749 पद हैं। आवेदन की लास्ट डेट इसमें अभी भी बाकी है, हालांकि लास्ट डेट नज़दीक आ रही है और 19 अप्रैल है इसकी। और जो आरएसएस ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूँ काफ़ी समय से, कि इसमें अगर जो एग्ज़ाम एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट है, अगर एबसेंट रहते हैं 3 टाइम से ज़्यादा और पेनल्टी नहीं भरते हैं पर टाइम की 750 रुपये, तो उनकी एसएसओ आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। एनएचएम की संविदा भर्ती में संशोधन किया गया है, और 1 मई तक इसका जो आवेदन है उसकी अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। 22 नवंबर को में 8,256 पदों पर भर्ती होनी है। असिस्टेंट इंजीनियर की 1,057 पदों पर भर्ती होनी है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर है। एज लिमिट इसकी 40 साल है, और बीई बीटेक की डिग्री आवश्यक है इसमें। और पीछे की उप कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती है। पूर्व आर्मी कैप्टन भर सकते हैं, और आवेदन की जो तिथि है वो 22 अप्रैल है इसकी। तो ये थे जॉब एजुकेशन और करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपने डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको किसी भी तरह की क्यूरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें नेक्स्ट अपडेट के लिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।